फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य की बातें पीछे के 2 वीडियो में हम कर चुके हैं। उसका जो है प्लेलिस्ट आपको आई बटन के द्वारा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूट्यूब पर एग्जाम स्टडी एक्सी सर्च कर सकते हैं, EXY डाल के सर्च करेंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहला सवाल देखते हैं कि जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस सूचकांक में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में भारत को वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। और वहीं अगर 2020 की बात करें तो पहले स्थान पर जो है वो C4 चाइना है, यानी कि चीन है, और दूसरे स्थान पर USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और तीसरे स्थान पे अपना इंडिया है, यानी कि भारत है। ठीक है, टोटल 48 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया था। मान लीजिए अगर ये पूछ लिया जाए कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया था, तो 48 देशों को शामिल किया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो संस्था का नाम है कुशमैन एंड वेकफील्ड, जो कि अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट संस्था है। 28 जुलाई 2020 को हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने वाला चौथा देश कौन है? तो हांगकांग के साथ में प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने वाला चौथा देश न्यूजीलैंड है। और चौथा देश इसलिए है क्योंकि हांगकांग के साथ में ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने और ब्रिटेन ने, इन सभी तीनों देशों ने भी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है, इसलिए चौथा देश न्यूजीलैंड हो गया है। और देखिए, प्रत्यर्पण संधि होती क्या है? तो प्रत्यर्पण संधि दरअसल एक दूसरे देशों के बीच में अपराध के विवाद के निपटारे में सहयोग को लेकर के संबंधित है। मान लीजिए एक देश में कोई अपराधी अपराध करता है या किसी भी प्रकार का कोई केस करता है जो दंडनीय है, जो जिसकी जो है सरकार के द्वारा जो है तलाश की जा रही है उस अपराधी की, और मान लीजिए वो दूसरे देश में चला जाता है, शरण ले लेता है, तो बाकायदे जिम्मेदारी होती है इस संधि के तहत कि अमुक देश जो है जहाँ पर उसने शरण लिया है, वो जो है जिस देश से संबंधित अपराधी है उस देश को जो है उस अपराधी का क्या कहते हैं, उस अपराधी को सौंपेगा। ठीक है, तो प्रत्यर्पण संधि में खास तौर पे जो है वो एक दूसरे को अपराध के क्षेत्र में सहयोग को लेकर के समझौता होता है। और न्यूजीलैंड हाल ही में चर्चा में था, आप सभी को पता होगा कि ज़ीलैंडिया जो महाद्वीप है, दुनिया का 8वां महाद्वीप है। बताया जा रहा है कि दुनिया का 8वां महाद्वीप है, तो जो न्यूजीलैंड का हिस्सा जो हम ऊपर देखते हैं उसके नीचे पूरा का पूरा जो एरिया है वो ज़ीलैंडिया महाद्वीप का हिस्सा है, जो समुद्र में डूबा हुआ है, जहाँ पर तमाम प्रकार के संसाधन की मौजूदगी वैज्ञानिकों और भूगर्भवेत्ताओं के द्वारा पता लगाया जा रहा है। तो हालांकि ये भी अनुसंधान का विषय है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि न्यूजीलैंड जो है उसी के नीचे ज़ीलैंडिया महाद्वीप, जो कि दुनिया का 8वां महाद्वीप माना जा रहा है, समुद्र में डूबा हुआ महाद्वीप माना जा रहा है महासागर में, उसके प्रमाण की पुष्टि हुई है। 22 जुलाई 2020 को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल ने किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किए जाने की घोषणा की है? WTO के जनरल काउंसिल ने कह रहे हैं कि किस देश को ऑब्जर्वर कंट्री का दर्जा प्रदान किए जाने की घोषणा की है, तो इसका उत्तर होगा तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान मध्य एशियाई कंट्री है, मध्य एशियाई देश है। आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान से पहले जो है 24 और देशों को ऑब्जर्वर कंट्री का दर्जा दिया गया है। तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे जो है वो 25वां ऑब्जर्वर बना है। ठीक है, 25वां ऑब्जर्वर तुर्कमेनिस्तान होगा। WTO के जनरल काउंसिल ने ये घोषणा की है। कर मुद्दों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की स्थिति में भारत की पोजीशन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर है स्विट्जरलैंड के शीर्ष 3 भागीदारों में शामिल है। दरअसल स्विट्जरलैंड ने भारत सहित 100 अन्य देशों के साथ में एक समझौता किया है। इस समझौते के मुताबिक कर मुद्दों पर जो भी सूचनाएं होंगी वो सभी सूचनाएं आपस में आदान प्रदान करेंगे सारे देश। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड के शीर्ष 3 भागीदारों में इसलिए भारत शामिल है। और शीर्ष 3 भागीदारों में शामिल है, यानी कि बाकी के 2 भागीदार कौन हैं? तो बाकी के 2 भागीदारों में एक का नाम फ्रांस है और दूसरा है जर्मनी। तो फ्रांस, जर्मनी और भारत, ये 3 भागीदार हैं जो सूचनाओं के आदान प्रदान में शामिल हैं, शीर्ष 3 आदान प्रदान में शामिल हैं। और नेक्स्ट है कि 7 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और किस देश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने USAID समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के बीच भागीदारी की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत।
देखिए यहाँ पर पूछा ये जा रहा है दरअसल कि स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए दो संस्थाएं हैं और उन दो संस्थाओं ने आपस में समझौता किया है। अब इन दो संस्थाओं में एक संस्था है जिसका नाम है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो कि अमेरिका की संस्था है, और दूसरी जो संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, जो कि भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और वहीं पर अमेरिका की जो एजेंसी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, जो कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तहत काम करती है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि उस संस्था का नाम है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो यहाँ उसका नाम जो है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी है, जो कि अमेरिकी संस्था यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तहत कार्य करती है। तो इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए आपस में समझौता किया है। और नेक्स्ट सवाल महत्वपूर्ण है, और इस तरीके का सवाल हाल ही में बीयू के एग्जाम में पूछा गया था। जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किन दो देशों ने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय 2023 से पहले हासिल कर लिया है? देखिए इन दो देशों में, तो इसका उत्तर पहले जान लेते हैं क्या होगा। इसका उत्तर होगा मालदीव और श्रीलंका। इन दो देशों में 2023 तक जो है WHO ने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो इन दो देशों ने समय से पहले ही अपने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। बीमारी का ध्यान यहाँ पर रखना है, एक का नाम है चेचक और दूसरे का नाम है खसरा। और यहाँ पर आपका मालदीव है, यहाँ पर देख सकते हैं, और श्रीलंका यहाँ पर है। दोनों ही हिंद महासागर में है। हालांकि मालदीव जो है वो अरेबियन सी में पड़ जाता है, और वहीं पर श्रीलंका जो है वो बंगाल की खाड़ी से जो है अपनी सीमा साझा करता है। जुलाई 2020 में JLL और ला शैले द्वारा जारी वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करें अगर पहले स्थान की, तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है यूनाइटेड किंगडम को, यहाँ पर देख सकते हैं, इसी स्थान यूनाइटेड किंगडम को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान USA को प्राप्त हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त हुआ है। तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है, और चौथा स्थान फ्रांस को प्राप्त हुआ है। पांचवा स्थान कनाडा को प्राप्त हुआ है। लीबिया वहीं पर यहाँ इस सूचकांक में जो है सबसे निचले पायदान पर रहा है, 99वें स्थान पर रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस सूचकांक में 99 देशों को और 163 शहरों को शामिल किया गया था। तो मोटे मोटे तौर पर ये समझ लेते हैं कि पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम को। भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 34। वर्ष 2018 की बात करें तो भारत में वर्ष 2018 में इसका स्थान जो है वो 35वां स्थान था। और अगर ये पूछा जाए कि वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है JLL और ला शैले नाम की एक जो है संपत्ति सलाहकार कंपनी है, जो कि इंटरनेशनल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह नवीनतम सूचकांक 120 संकेतकों पर आधारित है। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL द्विवार्षिक सर्वेक्षण करती है। तो यानी कि ये प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट नहीं देती है, प्रत्येक 2 वर्ष पर अपनी रिपोर्ट देती है। जैसे आपको पता होगा कि भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, तो उसी प्रकार से वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक भी प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है वियतनाम के हनोई में। और इससे पहले अप्रैल 2020 में यही सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन, वियतनाम के ही एक दूसरे शहर जिसका नाम दानांग है वहाँ पर आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको रोक दिया गया है। और अगर बात दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया दरअसल 10 देश, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस शामिल है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और अगर 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम की बात करें तो इसका सम्मेलन की थीम रही है कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अगर मैप पे देखने की कोशिश करें हम, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एक हिस्सा बन रहा है ये दक्षिण पूर्व एशिया में आता है आपका, जिसमें जो है देख सकते हैं कि वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, इस प्रकार के तमाम देश शामिल हैं। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्से हैं जिसमें 10 देश शामिल हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया में और सारे देश हैं, लेकिन ये प्रमुख देश जो है 10 शामिल हैं, जिनकी चर्चा बार बार कई राजनीतिक मंच पे अक्सर होती रहती है। और अगला जो है, भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार अड़चनों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसके तहत क्या किया गया है, तो इसके तहत 5 वर्षीय रोड मैप तैयार किया गया है, जिसका नाम दिया गया है रोड मैप 2025। यानी कि इस रोड मैप के तहत
दोनों देशों के बीच में, यानी कि दोनों देश क्या कहें, चूँकि यूरोपीय संघ में तो टोटल के टोटल 27 देश हैं, तो यूरोपीय संघ के जो देश हैं और भारत के बीच में जो व्यापारिक अड़चनें हैं उनको समाप्त करने के लिए, उनमें एक प्रकार से सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप 2025 तैयार किया गया है, यानी कि पंचवर्षीय रोड मैप तैयार किया गया है। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संघ के साथ में या संगठन के साथ में पंचवर्षीय रोड मैप तैयार किया है ताकि अपने व्यापारिक अड़चनों को दूर कर सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ, यानी कि EU। 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्फटिंग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें अगर शीर्ष 5 देशों की, तो शीर्ष स्थान पे स्वीडन है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है, तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। और नेक्स्ट है कि 18 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक आयोजित हुई? तो आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया था। और अगर हम इस सम्मेलन की थीम की बात करें तो थीम थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर